तो हम लोगों ने रियल गैस के लिए वान डेर वाल गैस इक्वेशन पढ़ लिया। फार्मूला सबको बढ़िया से याद होना चाहिए, P + AN² V माइनस एन बी इजिकल टू NRT, है कि नहीं। अब ये जो वान डेर वाल गैस इक्वेशन है उसका एप्लीकेशन हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंट केसेस में, है कि नहीं। तो चलो भाई, वान डेर वाल गैस इक्वेशन, VW का मतलब वान डेर वाल, तो वान डेर वाल रियल गैस के लिए जो इक्वेशन है वो हम लोगों ने 1 मोल के लिए लिखा। 1 मोल का मतलब नंबर ऑफ मोल n का वैल्यू 1 के बराबर। तो फार्मूला क्या था, P + AN² V माइनस एन बी इजिकल टू NRT। बस n का वैल्यू 1 पुट कर दिया तो ये RT हो गया, n का वैल्यू यहाँ पर 1 पुट कर दिया और AN² तो n का वैल्यू 1 पुट कर दिया तो ये हो गया A/V² और ये V माइनस बी हो गया। लेकिन 1 मोल के वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम कहते हैं। 1 मोल गैस है तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम को हम लोग मोलर वॉल्यूम कहते हैं। तो Vm पुट किया, Vm, ये Vm क्या है, मोलर वॉल्यूम, 1 मोल गैस का वॉल्यूम, है कि नहीं। तो देखो भाई यहाँ पर कुछ केस लेंगे। पहला जो केस है हाई प्रेशर पर, यदि प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो जो भी केस ले रहे हैं वो दिमाग में रखना है कि A और B का जो वैल्यू होता है ना गैस के लिए बहुत छोटा होता है। A और B बहुत छोटा होता है, बहुत बड़ा नहीं होता। तो A और B का वैल्यू छोटा होता है, ये याद रखना है। तो बहुत हाई प्रेशर का मतलब प्रेशर बहुत हाई हो गया, 100 एटमॉस्फेयर हो गया, 200 एटमॉस्फेयर। सर ये हाई प्रेशर का मतलब कैसे पता चलेगा क्वेश्चन में कि हाई प्रेशर है। देखो 80, 90, 100 एटमॉस्फेयर इस तरह से, यानी 1 एटमॉस्फेयर से बहुत ज़्यादा रहे तो मानेंगे कि वो प्रेशर जो है बहुत हाई है। लिख दिया 200 एटमॉस्फेयर तो हाई प्रेशर हुआ, लिख दिया 150 एटमॉस्फेयर तो हाई प्रेशर हुआ, लिख दिया 90 एटमॉस्फेयर तो हाई प्रेशर हुआ। यानी बेसिकली 1 एटमॉस्फेयर से बहुत ज़्यादा प्रेशर है तो हाई प्रेशर हम मानेंगे। तो यदि प्रेशर बहुत हाई है तो ये वाला बहुत हाई हो गया। और जैसा कि मैंने बताया था कि A और B का वैल्यू छोटा होता है, तो A वाला वैल्यू बहुत छोटा है तो ये वाला वैल्यू बहुत बड़ा और ये छोटा, ये बहुत अमीर ये बहुत गरीब। मान लो ये 1 करोड़ रुपया है या 2 रुपया, तो 1 करोड़ रुपया में 2 रुपया हम जोड़ेंगे तो 1 करोड़ ही अप्रॉक्सीमेटली होगा। अर्थात हम कह सकते हैं चूंकि प्रेशर बहुत बड़ा है पहला वाला टर्म, तो दूसरा वाला टर्म A की छोटे होने की वजह से दूसरा वाला टर्म नेग्लिजिबली P के रिस्पेक्ट में स्मॉल हो जाएगा। यानी A/VM² बहुत छोटा होगा तो उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अर्थात अब ये वाला जो फार्मूला है A/VM² अगर नेग्लेक्ट हो गया तो ये सिर्फ P हो जाएगा, है कि नहीं। अब फार्मूला में ये P + A/VM², इसको हमने टेंड्स टू 0 कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया P के रिस्पेक्ट में, तो ये वाला वैल्यू P हो गया। अब जरा देखो प्रेशर बहुत हाई होगा ना तो वॉल्यूम बहुत कम होगा। प्रेशर और वॉल्यूम का जो एक दूसरे से रिलेशनशिप होता है ना वो इनवर्स होता है, एक दूसरे का डायरेक्ट नहीं। प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा और प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो Vm - B, अब B भी छोटा है, A और B तो छोटा है, ये तो B भी छोटा और वॉल्यूम भी छोटा, मोलर वॉल्यूम भी छोटा होगा क्योंकि प्रेशर बहुत बड़ा है तो वॉल्यूम छोटा। तो ये छोटा, यानी छोटा अमाउंट में से छोटा अमाउंट घट रहा है तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। ये भी गरीब है कि नहीं, तो दोनों गरीब को साथ में रहने देंगे, एक दूसरे को रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। तो Vm - B एज इट इज रह गया, इट इज इक्वल टू RT। यानी ये वाला फार्मूला हाई प्रेशर पर A/VM² नेग्लेक्ट होकर के ये फार्मूला बन गया। इसी को रीअरेंज कर दिया। देखो भाई क्या रीअरेंज किया, तो ये PVM - PB, तो इधर में -PB था, राइट हैंड साइड में जा करके +PB हो गया। अब PVM को भी RT से डिवाइड कर दिया, राइट हैंड साइड को भी RT से डिवाइड कर दिया। तो PVM/RT हम लोग पढ़े थे, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है, Z का वैल्यू होता है, याद है ना। PVM/RT क्या बोलते हैं, Z कहते हैं। इधर भी RT से डिवाइड कर दिया तो RT/RT क्या हो गया 1 और PB/RT यानी 1 + PB/RT। तो Z का वैल्यू यानी कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर के लिए हमारे पास एक फार्मूला आया 1 + PB/RT। अब जरा ध्यान सुनो, कभी भी क्वेश्चन में कह दिया कि हाई प्रेशर पर Z का वैल्यू बताओ रियल गैस के लिए, तो क्या होगा 1 + PB/RT, है कि नहीं। याद रखना है 4 ऑप्शन देगा जिसमें कि एक ऑप्शन ही Z का ये भी होगा, तो इसको आप टिक मार देंगे 1 + PB/RT। अब ये जो 1 + PB/RT Z का वैल्यू आया, एक से ज़्यादा ही है ना, P पॉजिटिव, B पॉजिटिव, R पॉजिटिव, T पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव क्वांटिटी है और एक में जुड़ रहा है तो एक से वैल्यू क्या होगा ज़्यादा, यानी कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर का वैल्यू हाई प्रेशर पर एक से बड़ा आया। तो ये एक से बड़ा आया, इसका अर्थ क्या हुआ, बहुत सारा अर्थ है। देखो यहां पर इस फार्मूले का बहुत सारा अर्थ है। इसका अर्थ ये हुआ
कि कभी भी जेड का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। देखो, जेड का वैल्यू पॉजिटिव नहीं कह रहे हैं, जेड तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, 0 से बड़ा होगा, जेड कभी नेगेटिव नहीं होगा। हाँ, जेड का वैल्यू 1 के बराबर हो सकता है, 1 से बड़ा हो सकता है, 1 से छोटा हो सकता है, लेकिन कभी भी जेड का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो कहेंगे कि पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, क्योंकि आइडियल गैस का जेड का वैल्यू 1 होता है, तो 1 से अगर बड़ा है तो पॉजिटिव डेविएशन, और 1 से अगर छोटा होता तो निगेटिव डेविएशन आ जाएगा। यानी इस केस में हाई प्रेशर पर जेड का वैल्यू 1 से बड़ा आया, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। और कभी भी देखो भाई, यहाँ पर दोनों तरह का, कभी भी रियल गैस है ना, तो एक ही साथ दोनों तरह का फोर्स जो है एग्जिस्ट करता है, एक अट्रैक्टिव और दूसरा रिपल्सिव। तो ए तो नेग्लेक्ट हो गया ना, यहाँ पर ए वाला जो टर्म था वो नेग्लेक्ट हो गया। ए क्या बताता था? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, जितना वैल्यू ए का बड़ा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा। लेकिन ए अपॉन वी एम स्क्वायर वाला टर्म जिसमें कि ए है वो नेग्लेक्ट हो गया, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लेक्ट हो गया। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लेक्ट होगा तो उस केस में रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करना शुरू कर देगा। यानी कभी भी जेड का वैल्यू 1 से बड़ा हो तो रिपल्सिव यानी मॉलिक्यूल एक दूसरे को रिपेल करेगा, धक्का देगा, एक दूसरे से दूर जाना चाहेगा। तो रिपल्सिव फोर्सेस आर डोमिनेटिंग, प्रभावशाली हो जाता है। अट्रैक्टिव फोर्स कमजोर पड़ जाता है क्योंकि ये नेग्लेक्ट हो गया, और रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करना शुरू कर देता है। और कभी भी रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेगा तो हम एक गैस को आसानी से लिक्विफाई नहीं कर सकते, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। वही लिखा हुआ है, रिपल्सिव फोर्सेस आर डोमिनेटिंग, हेंस वी कैन नॉट, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। लिक्विफाई तो कर सकते हैं बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लिक्विफाई, बहुत मुश्किल होता है। कभी भी जेड का वैल्यू 1 से बड़ा, पॉजिटिव डेविएशन, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेगा, और मुश्किल से हम उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारा पॉइंट याद रखना है। अब देखो, बी तो नेग्लेक्ट नहीं ना हुआ, बी तो रह गया। बी क्या बताता है? इफेक्टिव साइज ऑफ मॉलिक्यूल, फाइनाइट साइज ऑफ मॉलिक्यूल, यानी बी रह गया, इसीलिए यहां पर साइज जो है मॉलिक्यूल का नेग्लेक्ट नहीं हुआ। फाइनाइट यानी डेफिनिट शेप, डेफिनिट जो साइज है वो रह गया मॉलिक्यूल का, ये लिखा हुआ है। बी कभी भी इक्वेशन में रह जाए, जेड का वैल्यू में भी बी रह गया फाइनली, तो हम कहेंगे फाइनाइट साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये आईआईटी में क्वेश्चन मल्टीपल में पूछ चुका है, यानी हाई प्रेशर पर क्या मॉलिक्यूल का साइज फाइनाइट होगा? बिल्कुल होगा, जेड का वैल्यू 1 से बड़ा होगा और फाइनाइट साइज मॉलिक्यूल का होगा। फाइनाइट का मतलब डेफिनिट साइज रह गया, यानी कि उसको हम नेग्लेक्ट नहीं किए। एक और चीज़, डायग्राम जब बनाए थे तो हाई प्रेशर पर था ना, हाई प्रेशर पर जितने भी आसानी से लिक्विफाइबल जो गैसेस थे उनका जेड का वैल्यू 1 से हमेशा बड़ा था, है कि नहीं? जेड का वैल्यू हाई प्रेशर पर 1 से बड़ा था। हालांकि हाई प्रेशर पर लिक्विफिकेशन बहुत मुश्किल होगा, लेकिन जेड का वैल्यू हाई प्रेशर पर 1 से बड़ा था और स्ट्रेट लाइन था। 1 से बड़ा था और स्ट्रेट लाइन था, याद करो ग्राफ को, पीछे में सिखाया था, बनाया था, है ना? ये जेड का वैल्यू 1 था, याद आ रहा है? और ग्राफ कुछ ऐसे बना हुआ था, ये प्रेशर का था। तो हाई प्रेशर पर देखो जेड का वैल्यू 1 से बड़ा भी है, और ये लाइन कैसा है? स्ट्रेट लाइन, लाइन भी स्ट्रेट है। इधर में कर्व था, इधर जाके सारा स्ट्रेट लाइन हो गया था। तो यहाँ पर भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, गिवन टेम्परेचर पर, वो 0 डिग्री सेल्सियस पर एक्सपेरिमेंट किया गया था, गिवन टेम्परेचर, टी कांस्टेंट था। तो टी कांस्टेंट है, आर तो कांस्टेंट है ही है, और बी एक गैस के लिए कांस्टेंट होता है। तो जेड वर्सेस पी का जो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पर स्लोप बी अपॉन आर टी के बराबर हो जाएगा, यानी स्ट्रेट लाइन भी होगा। जेड वर्सेस पी का जो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है कि नहीं? तो ये सब बातें दिमाग में बैठा लेनी है। हाई प्रेशर पर जेड का वैल्यू 1 से बड़ा, फार्मूला 1 प्लस पी बी अपॉन आर टी, और 1 से बड़ा जेड का वैल्यू है तो रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेगा, पॉजिटिव डेविएशन होगा। और कभी भी जेड का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेगा, तो मॉलिक्यूल एक दूसरे को रिपेल ज़्यादा करेगा, रिपल्सिव फोर्सेस विल बी डोमिनेटिंग। ये भी नीट में ना लास्ट ईयर 2019 में एक क्वेश्चन पूछा था, जेड का वैल्यू निकाला, बड़ा आया, यानी रिपल्सिव फोर्स एक दूसरे को डोमिनेट कर रहा था, है कि नहीं? तो याद रखना है सारे पॉइंट्स। दूसरा केस है लो प्रेशर, है कि नहीं? हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन। तो यदि प्रेशर कम है, लो प्रेशर है, लो प्रेशर सर कैसे पता चलेगा? एक एटमॉस्फेयर के आसपास का जो प्रेशर होगा ना उसको हम कहेंगे कि लो है। जैसे कह दिया 0.5 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर, 1.5 एटमॉस्फेयर, तो ये सब लो प्रेशर है। तो यदि प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, इन्वर्सली होता है प्रोपोर्शनल। तो हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम इस केस में बहुत ज़्यादा होगा बच्चे। वही लिखा हुआ है कि अगर प्रेशर कम है तो मोलर वॉल्यूम विल बी हाई। अब ए और बी तो छोटा होता है,
तो बी बहुत छोटा होगा और ये बहुत बड़ा, तो बड़ा में से छोटा घटा रहे, ये बहुत छोटा है तो छोटा वाला को बड़ा के रिस्पेक्ट में नेगलेक्ट कर देंगे। तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपया था और 2 रुपया उसमें से माइनस कर दिया तो अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ रुपया ही बचेगा, यानी इस बी को हमने इस वी के रिस्पेक्ट में नेगलेक्ट कर दिया। लेकिन प्रेशर तो छोटा है, ये ए अपॉन वी एम स्क्वायर तो छोटा है ही है, लेकिन प्रेशर भी छोटा है, ये गरीब ये भी गरीब, दोनों गरीब को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में नेगलेक्ट नहीं करेंगे, यानी साथ में रखेंगे। तो ये वाला टर्म दोनों साथ में रह गया, पी प्लस ए अपॉन वी एम स्क्वायर, दोनों स्मॉल है लेकिन बी नेगलेक्ट हो गया। तो हमारे पास अब ये वाला फार्मूला रिड्यूस होकर के ये हो गया। अब सिंप्लीफाई कर दिया पी वी एम और ये हो जाएगा ए वी एम स्क्वायर, तो ए अपॉन वी एम हो जाएगा इधर, तो इधर प्लस था उधर माइनस हो गया, यानी आर टी माइनस ए अपॉन वी एम। और लेफ्ट में भी आर टी से डिवाइड कर दिया, राइट में भी आर टी से डिवाइड कर दिया। तो पी वी एम अपॉन आर टी क्या होता है, जेड होता है, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है। तो जेड का हमारे पास एक फार्मूला आ गया, क्या भाई, आर टी बाई आर टी वन माइनस ए अपॉन वी एम आर टी। तो लो प्रेशर पर ये फार्मूला आपको याद कर लेना है, रट लेना भी, तो इसको याद कर लेना है, याद कर लो। हाई प्रेशर वाला याद है, हाई प्रेशर पर 1 प्लस पी बी अपॉन आर टी जेड का वैल्यू था, लो प्रेशर पर जेड का वैल्यू 1 माइनस ए अपॉन वी एम आर टी, याद कर लेना है। अब जरा ऑब्जर्व करो, एक में से कुछ पॉजिटिव टर्म घट रहा है तो एक से तो कम ही ना होगा, यानी लो प्रेशर पर जेड का वैल्यू 1 से कम हुआ। लो प्रेशर पर ए नेग्लेक्ट नहीं हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बताता है ए, तो ए नेग्लेक्ट नहीं हुआ, जेड का वैल्यू 1 से कम हुआ। तो इसका क्या क्या मतलब है, सब ध्यान से देखो। तो लो प्रेशर पर सबसे पहली चीज आई कि जेड का वैल्यू 1 से कम है। 1 से कम होने का मतलब निगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर सिखाया था। अगर जेड का वैल्यू 1 से बड़ा तो पॉजिटिव डेविएशन, 1 से अगर छोटा है तो निगेटिव डेविएशन, और 1 के बराबर है तो ना तो पॉजिटिव ना तो निगेटिव आइडियल बिहेवियर होगा। अब जेड का वैल्यू 1 से कम होगा तो अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेटिंग। और ऐसे भी देखो, ए यहां रह गया, ए रह गया मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रह गया, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है इसीलिए रह गया। तो हम कह सकते हैं कि जेड का वैल्यू 1 से कम है, निगेटिव डेविएशन है और अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेगा। और अट्रैक्टिव फोर्स यानी आपने कोई न्यूमेरिकल सॉल्व किया, जेड का वैल्यू 1 से कम आया तो अट्रैक्टिव फोर्सेस विल बी डोमिनेटिंग। और कभी भी अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेगा तो उस केस में गैस को आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, है कि नहीं। समझ बात आई, क्या सीखा, लो प्रेशर पर बी नेग्लेक्ट हो जाता है, यानी फाइनाइट साइज मॉलिक्यूल का नहीं रहता। लेकिन ए नेग्लेक्ट नहीं हुआ, ए रह गया, जेड का वैल्यू आया 1 माइनस ए अपॉन वी एम आर टी, यानी जेड का वैल्यू 1 से कम आया। 1 से कम होने का मतलब निगेटिव डेविएशन हुआ, 1 से कम होने का मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेटिंग। और कभी भी अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेगा तो उस गैस को आसानी से हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते, है कि नहीं। तीसरा केस लेते हैं। तीसरा केस में जबकि टेम्परेचर बहुत हाई है और प्रेशर बहुत कम है, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो देखो भाई, जितना प्रेशर कम होगा उतना वॉल्यूम ज़्यादा होगा, और अगर टेम्परेचर भी ज़्यादा तो वॉल्यूम और बहुत ज़्यादा होगा। यानी हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर वॉल्यूम बहुत 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 ज़्यादा होगा, यानी Vm टेंड्स टू इनफाइनाइट। इसका अर्थ यह हुआ कि मोलर वॉल्यूम टेंड्स टू इनफाइनाइट। मोलर वॉल्यूम टेंड्स टू इनफाइनाइट मतलब 1 मोल गैस का वॉल्यूम बहुत बहुत ज़्यादा होगा। तो सोच सकते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। एक पार्टिकल यहाँ तो दूसरा दिल्ली में, बात समझ में आ रही है, ये समझने के लिए। यानी पार्टिकल के बीच में, गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। अरे भाई, एक पार्टिकल यहाँ दूसरा दिल्ली में, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, नहीं काम करेगा। और इतना बड़ा कंटेनर है कि एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक जाने के लिए 1000 किलोमीटर तय करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि गैसियस मॉलिक्यूल का जो साइज है कंटेनर के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबली स्मॉल होगा। ये कहां पर होता है, आइडियल गैस के केस में, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ना के बराबर होगा क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन गैसेस पार्टिकल बहुत ज़्यादा होगा। तो A0 हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो A0। और गैसियस मॉलिक्यूल्स कंटेनर के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबली स्मॉल, क्योंकि पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस इतना ज़्यादा कि कंटेनर का वॉल्यूम बहुत बड़ा है और पार्टिकल उस कंटेनर में बहुत कम है। तो कंटेनर के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में गैसेस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नेग्लिजिबली स्मॉल, अर्थात बी भी नेग्लेक्ट हो जाएगा। यानी ऐसे केस में हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पर, देखो सब लिखा है, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पर समझना, यहाँ से मोलर वॉल्यूम टेंड्स टू इनफाइनाइट, लो प्रेशर का मतलब प्रेशर बहुत कम, नेग्लिजिबली स्मॉल, टेंड्स टू 0।
तो प्रेशर टेंड्स टू जीरो का है या मोलर वॉल्यूम टेंड्स टू इनफाइनाइट का है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। मोलर वॉल्यूम टेंड्स टू इनफाइनाइट में अंग्रेजी में ऐसे लिखते हैं, आईआईटी में इसी लैंग्वेज में लिखा हुआ था, क्या बोलते हैं, इन द लिमिट ऑफ लार्ज मोलर वॉल्यूम, इन द लिमिट ऑफ लार्ज मोलर वॉल्यूम, है कि नहीं। तो इस केस में ए और बी दोनों नेग्लेक्ट हो गया, और ए भी नेग्लेक्ट हो गया, बी भी, यानी इसमें पहला टर्म नेग्लेक्ट, दूसरा वाला टर्म नेग्लेक्ट हो गया, इसका भी दूसरा टर्म नेग्लेक्ट हो गया। तो यहां से आएगा पी, यहां से आएगा वी एम, तो पी वी एम इजकल टू आर टी, यानी पी वी एम डिवाइड बाई आर टी इजकल टू 1। पी वी एम अपॉन आर टी क्या होता है, जेड, जेड का वैल्यू 1 किसके लिए होता है, जेड का वैल्यू 1 होता है आइडियल गैस के लिए। यानी कि शुरुआत में दूसरा लाइन रियल गैस का जब शुरुआत किए तो उसमें दूसरा लाइन लिखा गया था कि ए रियल गैस बिहेव्स आइडियली एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, वही आ गया कि हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पर एक आइडियल गैस का, एक रियल गैस का बिहेवियर आइडियल जैसा हो जाता है और जेड का वैल्यू 1 के बराबर हो जाता है। यहाँ पर न तो रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेगा और न तो अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेगा, है कि नहीं। तो जेड का वैल्यू 1 के बराबर हो जाता है, आइडियली बिहेव करता है। याद रखना, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पर ए और बी दोनों नेग्लेक्ट हो गया, जेड का वैल्यू 1 हो गया और एक रियल गैस आइडियल गैस की तरह ट्रीट होता है, बिहेव करता है। अब ग्राफ में देखे होंगे बच्चे कि H2 और हीलियम के लिए शुरुआत में ऑब्जर्वेशन जो था, ग्राफ जो हम लोगों ने खींचा था जेड वर्सेस पी का, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ बहुत सारे गैसेस का, उसमें हीलियम और H2 के लिए हमेशा ही जेड का वैल्यू 1 से बड़ा था और स्ट्रेट लाइन भी था। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, कभी कभी पूछता भी है, क्योंकि H2 और हीलियम का ए का वैल्यू जो होता है नेग्लिजिबली स्मॉल होता है, यानी पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबली स्मॉल, यानी ए का वैल्यू बहुत 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 छोटा, ए टेंड्स टू जीरो। तो इसी फार्मूला में ए टेंड्स टू जीरो कर दो तो यहां से आ जाएगा पी, यहां से वी एम माइनस बी, तो पी वी एम माइनस बी इक्वल टू आर टी, एक्सटेंड कर दिया। यानी ये वाला केस वही हो गया कि नॉर्मल मॉलिक्यूल्स के लिए, नॉर्मल रियल गैस के लिए जो हाई प्रेशर पर होता है, वही वाला तो केस हो गया। पीवीएम इक्वल टू आर टी प्लस पीबी, पीवीएम अपॉन आर टी इक्वल टू 1 प्लस पीबी अपॉन आर टी, यानी जेड का वैल्यू 1 प्लस पीबी अपॉन आर टी। तो जेड का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होगा और जेड वर्सेस प्रेशर का ग्राफ भी कैसा, स्ट्रेट लाइन, है कि नहीं। तो हीलियम और H2 के लिए जेड का वैल्यू 1 से हमेशा बड़ा, 1 से बड़ा होता है, यानी पॉजिटिव डेविएशन है, मुश्किल से लिक्विफिकेशन इसका होता है, वो इसीलिए क्योंकि ए का वैल्यू नेग्लिजिबली स्मॉल होता है। तो ये सब पॉइंट बढ़िया से आपको याद कर लेना, ये सब बहुत बहुत पूछता है। हम लोग पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ए एंड बी। पहले ए का सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस का मतलब महत्व, यानी किसी भी गैस का ए का वैल्यू देख करके क्या पता चलेगा। तो पहला पॉइंट तो मैंने बताया हुआ है कि ए इज मेजर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ए का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उसको उतना आसानी से लिक्विफाई कर सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, जिसमें ए का वैल्यू ज़्यादा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, उसको आसानी से लिक्विफाई कर सकते हैं। ये पहला पॉइंट बहुत बार सिखाया। क्या कहता है, दूसरा पॉइंट कहता है कि दो गैस है और हैविंग सिमिलर वैल्यू ऑफ बी, मान लो गैस X है और एक गैस Y है, दो गैस है और दोनों का वैल्यू B का आसपास से बराबर भी हो सकता है और लगभग बराबर भी हो सकता है। जैसे B का वैल्यू एक का 0.20 और दूसरे गैस Y का वैल्यू 0.21, तो लगभग आसपास है। सिमिलर का मतलब आसपास या एग्जैक्टली भी सेम हो सकता है। द गैस हैविंग ग्रेटर वैल्यू ऑफ ए, यानी दो गैस जिसका B का वैल्यू आसपास है या बराबर है, तो वह गैस जिसका ए का वैल्यू बड़ा है, पहले तो बी का वैल्यू देखा आसपास था, अब किसका वैल्यू देख रहे हैं, ए का। तो जिस गैस का ए का वैल्यू ज्यादा होगा, ग्रेटर वैल्यू ऑफ ए इज इजिली लिक्विफाइबल, इजिली लिक्विफाइबल, ये ध्यान देना है, आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। मोर कॉम्प्रेसिबल, बहुत ज्यादा उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। एंड ऑक्यूपाई लेस वॉल्यूम अंडर सिमिलर कंडीशन। ये 3 पॉइंट तो देख करके बताओ, एक्स और वाई में से, दोनों गैस में से बी का वैल्यू लगभग बराबर है, ए का वैल्यू किसका बड़ा, एक्स का है 0.4 और वाई का है 5.2, तो ग्रेटर वैल्यू है ना, बड़ा है, ग्रेटर है। तो जिसका ए का वैल्यू ज़्यादा, वो जो गैस होगा वो क्या होगा, आसानी से लिक्विफाइबल होगा, इजिली लिक्विफाइबल, समझ में आता है ना, जिसको आसानी से लिक्विड में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और क्या भाई, मोर कॉम्प्रेसिबल, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में इसको हम ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, मोर कॉम्प्रेसिबल। एंड ऑक्यूपाई लेस वॉल्यूम अंडर सिमिलर कंडीशन, अंडर सिमिलर कंडीशन।
सिमिलर कंडीशन का मतलब ये होता है कि दोनों गैस के लिए T और P का वैल्यू क्या है, बराबर है। तो उस केस में जिस गैस का A का वैल्यू ज़्यादा होगा उसको आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको आसानी से ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, और उसका जो वॉल्यूम होगा दूसरे वाले गैस के रिस्पेक्ट में कम होगा। ये याद रखना है। तो सिग्निफिकेंस हुआ वैन डर वाल गैस कांस्टेंट A का। अब हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ बी का क्या सिग्निफिकेंस है। क्या कहता है, बी इज मेजर ऑफ इफेक्टिव साइज ऑफ मॉलिक्यूल। पहले ही पढ़ा था, बी को एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या को वॉल्यूम पर मोल ऑफ गैस कहते हैं। जितना बी का वैल्यू ज़्यादा होगा इतना मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होता है। तो इफेक्टिव साइज मॉलिक्यूल का बताता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहता है कि दो गैस है, यहाँ से देखो दो गैस है एक्स और वाई, और दोनों गैस का ए का वैल्यू आसपास है, सिमिलर है। टू गैसेस हैविंग सिमिलर वैल्यू ऑफ ए, यानी ए का वैल्यू या तो एक्जैक्टली सेम या तो आसपास है, जैसे 6.10 6.11, यानी कि लगभग बराबर है। तो जिस गैस का बी का वैल्यू ज्यादा होगा, द गैस हैविंग ग्रेटर वैल्यू ऑफ बी इज लेस कॉम्प्रेसिबल, उल्टा, एंड ऑक्यूपाई मोर वॉल्यूम अंडर सिमिलर कंडीशन। यानी कह रहा है दो गैस को देखो जिसका कि ए का वैल्यू कंपेरेबल है, आसपास है, तो जिस गैस का बी का वैल्यू बड़ा होगा, एक्स और वाई में से बी का वैल्यू किसका बड़ा है, 2.3 है, ये 0.2 है, तो ये बड़ा भाई, ये बड़ा है, ग्रेटर है। तो जिसका बी का वैल्यू बड़ा होगा उसका अर्थ हुआ वो जो गैस होगा दैट गैस विल बी लेस कॉम्प्रेसिबल। तो वाई इज लेस कॉम्प्रेसिबल, है कि नहीं, एंड ऑक्यूपाई मोर वॉल्यूम अंडर सिमिलर कंडीशन। तो ये पॉइंट आपको बढ़िया से सिग्निफिकेंस ए और बी पर क्वेश्चन बहुत पूछता है। जे मेंस की बात करो, एडवांस की बात करो या नीट की बात करो, वहां पर क्वेश्चन पूछता है। तो ए और बी का सिग्निफिकेंस आपको बढ़िया से आना चाहिए। पढ़ते हैं अब हम लोग बॉयल्स टेम्परेचर, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। एक टेम्परेचर ऐसा होता है रियल गैस का लो प्रेशर रीजन में, जिस टेम्परेचर पर ना रियल गैस आइडियली बिहेव करता है, यानी द टेम्परेचर एट विच ए रियल गैस बिहेव्स आइडियली इज कॉल्ड बॉयल्स टेम्परेचर। देखो डिफिनेशन लिखा, इट इज द टेम्परेचर एट विच ए रियल गैस बिहेव्स आइडियली ओवर ए वाइड रेंज ऑफ प्रेशर इन लो प्रेशर रीजन। यानी कि कम प्रेशर एरिया में, एक एटमॉस्फेयर से भी कम, यानी एक एटमॉस्फेयर के आसपास वाला प्रेशर को कम मानते हैं, तो एक एटमॉस्फेयर या उससे कम वाले एरिया में ओवर ए वाइड रेंज ऑफ प्रेशर, यानी काफ़ी दूर तक, प्रेशर के काफ़ी रेंज तक, लेकिन लो प्रेशर रीजन में एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर रियल गैस का बिहेवियर आइडियल गैस जैसा हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम लोग बॉयल्स टेम्परेचर कहते हैं। क्या होता है यहाँ पर, क्या रीजन है, ऐसा क्यों होता है? देखो भाई, उस टेम्परेचर पर ये जो दो इफेक्ट, अपोजिंग इफेक्ट है, कौन कौन इफेक्ट है? एक साइज वाला जुड़ता है, साइज वाला घटता है, V माइनस एन बी है, साइज वाला घटता है। ध्यान से देखो, फॉर्मूला लिखते हो तो क्या है, P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर एंड V माइनस एन बी इक्वल टू NRT। तो ये साइज वाला इफेक्ट है, NB जो है साइज वाला इफेक्ट है जो कि माइनस हो रहा है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, ये A जो है वो कौन सा इफेक्ट वाला है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला प्लस वाला इफेक्ट है, जुड़ रहा है, और ये जो साइज वाला इफेक्ट जो कि B इज मेजर ऑफ इफेक्टिव साइज ऑफ मॉलिक्यूल, तो ये माइनस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है। एक टेम्परेचर ऐसा जिसको हम बॉयल्स टेम्परेचर कह रहे हैं, उस टेम्परेचर पर ना ये दोनों इफेक्ट जो है, साइज वाला इफेक्ट और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला इफेक्ट, एक दूसरे को नलीफाई कर देता है, रफली कॉम्पनसेट कर देता है, भरपाई कर देता है, कैंसिल कर देता है। यानी जितना प्लस हुआ उतना ही माइनस हो गया, कुछ इस तरह से इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल करता है, अपोज कर देता है, जिससे कि यहां पर PV इक्वल टू NRT लग जाता है। बात समझ में आ रही है? PV इक्वल टू NRT लग जाता है, यानी वह टेम्परेचर जहां पर कि अट्रैक्टिव फोर्स वाला इफेक्ट और साइज वाला इफेक्ट जो कि अपोजिंग इफेक्ट है, एक प्लस है दूसरा माइनस है, एक दूसरे को रफली कॉम्पनसेट करता है। रफली का मतलब लगभग, कॉम्पनसेट का मतलब भरपाई कर देता है, कैंसिल कर देता है। तो वहां पर PV इक्वल टू NRT लग जाता है, और एक रियल गैस बिहेव करता है आइडियली। उस टेम्परेचर को एक नाम से पुकारते हैं, बोलो सब, बॉयल्स टेम्परेचर।
जिसको कि हम डिराइव कर सकते हैं। कैसे भाई? तो तुमको पता है बॉयल्स लॉ पता है किसके लिए होता है? आइडियल गैस के लिए। तो पीवी का वैल्यू क्या होता है? कांस्टेंट। बॉयल्स लॉ में पी गुने वी कांस्टेंट होता है, और इस टेम्परेचर पर चूंकि आइडियली बिहेव कर रहा है तो पीवी का वैल्यू कांस्टेंट होगा। तो पीवी को डिफरेंशिएट करेंगे, पीवी जो कि कांस्टेंट है वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होगा? 0। तो उस बड़े वाले फार्मूला को पीवी एज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम करके डिफरेंशिएट कर देंगे और उसको 0 कर देंगे लो प्रेशर रीजन में, जहां पर पी का वैल्यू बहुत छोटा होगा। तो अप्रॉक्सीमेट करने पर टी का एक वैल्यू आता है A/RB, A/RB, जिसको हम लोग एक नाम से पुकारते हैं बॉयल्स टेम्परेचर। यही जो टी है टीबी कहलाएगा, बॉयल्स टेम्परेचर A/RB। तो एक तो डेरिवेशन ये है, और एक और डेरिवेशन हम लोग मैथमेटिकली करेंगे आगे में, है कि नहीं, जिसको हम लोग विरियल इक्वेशन कहते हैं। वो विरियल इक्वेशन सिर्फ IIT एडवांस के लिए होगा, लेकिन इसको हम लोग डिराइव करेंगे। तो भाई हम लोगों ने बढ़िया से रियल गैस की थ्योरी पढ़ ली, अब उस पर न्यूमेरिकल करते हैं। जो भी थ्योरी पढ़ा, जो भी हम लोगों ने फार्मूला डिराइव किया, देखा, याद किया, उस पर कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है मोलर वॉल्यूम ऑफ ए रियल गैस इज 12% लेस देन मोलर वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस एट 15 atm एंड 27 डिग्री सेल्सियस। कोई एक रियल गैस है, उसके मोलर वॉल्यूम की बात कर रहा है कि उसका जो मोलर वॉल्यूम है आइडियल गैस के मोलर वॉल्यूम से 12% कम है, 12% कम है। टेम्परेचर दे दिया और प्रेशर का वैल्यू दे दिया, है कि नहीं। तो क्या पूछता है? कैलकुलेट जेड। जेड का मतलब क्या? कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर का एक फार्मूला था PVM/RT। प्रेशर दिया लेकिन मोलर वॉल्यूम तो नहीं पता, टेम्परेचर भी पता, मोलर वॉल्यूम नहीं पता। मोलर वॉल्यूम तो तीसरे 5 में निकालना है, तो फिर वो वाला फार्मूला डायरेक्ट नहीं लगेगा। फिर कौन लगेगा? एकदम बिल्कुल जो बेसिक फार्मूला था, जो बेसिक डेफिनेशन में जो फार्मूला था। क्वेश्चन का ए पार्ट देखो ध्यान से, जेड का किसकी बात कर रहा है? मोलर वॉल्यूम की बात कर रहा है। तो मोलर वॉल्यूम का रेशियो, ऊपर में रियल गैस, नीचे में आइडियल गैस, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टी एंड पी, यही तो जेड कहलाता है। यानी बेसिकली फार्मूला यह था बच्चे, Vm मोलर वॉल्यूम किसका? रियल गैस का। सिंपली इसको Vm भी कहते हैं, रियल लिख दिया मतलब रियल गैस का मोलर वॉल्यूम, एंड डिवाइड बाई Vm मतलब मोलर वॉल्यूम किसका? आइडियल गैस का, एट सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर। ये जो रेशियो होगा उसी को जेड कहेंगे। तो यहाँ पर परसेंटेज के रिस्पेक्ट में लिखा। परसेंटेज का मतलब ये कि यदि हम आइडियल गैस का वॉल्यूम 100 यूनिट मान लें, मान लो लीटर में ही मान लो, 100 लीटर मान लो, तो ये जो मोलर वॉल्यूम रियल गैस का होगा 12% कम है। तो 100 में से 12 कम कितना? 88 है कि नहीं। ऐसे कर लेंगे। परसेंटेज का मतलब 100 आउट ऑफ 100, यानी कि 100 हमने मान लिया कि 100 यूनिट मोलर वॉल्यूम है आइडियल गैस का, तो उसके रिस्पेक्ट में 12% कम है रियल गैस का। तो आइडियल गैस के लिए 100, 12 घटा दिया तो 88, 88/100 जो आया वो जेड का वैल्यू हुआ, यानी कि 0.88। है ना इंटरेस्टिंग। यानी जेड का वैल्यू आ गया 0.88। एक आंसर आया, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर का वैल्यू आ गया। क्वेश्चन का बी पार्ट क्या पूछता है? विच फोर्सेस आर डोमिनेटिंग। सिखाया था कि जेड का वैल्यू 1 से बड़ा अगर होता है तो रिपल्सिव फोर्सेस आर डोमिनेटिंग, लेकिन जेड का वैल्यू 1 से छोटा होता है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेटिंग। तो चूंकि देखो सब ध्यान से, जेड का वैल्यू 1 से छोटा है, जेड का वैल्यू 1 से छोटा है, 0.88 इज लेसर देन 1। हेंस थ्योरी याद रखना है ना। हेंस कौन सा फोर्स? अट्रैक्टिव फोर्सेस। एकदम सिमेट्रिकल क्वेश्चन पूछा गया था 2019 नीट के एग्जाम में, ये पूछते ही रहता है ऐसा क्वेश्चन। हेंस अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेटिंग। डोमिनेटिंग का मतलब प्रभावशाली है, और जब अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करता है तो गैस को आसानी से हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये भी पढ़ा था। क्वेश्चन का सी पार्ट 2 पार्ट हो गया। कैलकुलेट इट्स मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम इस बार पूछ दिया। जेड पता है, अरे भाई तो जेड का हमारे पास एक फार्मूला होता है ना, PVM एंड डिवाइड बाई RT, जिसमें कि मोलर वॉल्यूम है फार्मूले में। अब जेड पता, टी पता, पी पता, मोलर वॉल्यूम पूछता है, तो मोलर वॉल्यूम के लिए हमारे पास फार्मूला हो गया ZRT एंड डिवाइड बाई पी। जेड का वैल्यू आपको पता है 0.88,
आर का वैल्यू 0.0821। क्यों भाई? यदि वॉल्यूम हमको लीटर में चाहिए, प्रेशर एटमॉस्फेयर में है, तो एटमॉस्फेयर लीटर वाला आर का वैल्यू 0.0821। टेम्परेचर मस्ट ऑलवेज बी इन केल्विन, किस में दिया? डिग्री सेल्सियस में दिया। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, टेम्परेचर 27 में 273 जोड़ोगे तो कितना केल्विन? 300 केल्विन। तो 300 वैल्यू पुट करें एंड डिवाइड बाई प्रेशर, प्रेशर इज गिवन 15 एटमॉस्फेयर, तो ये वैल्यू आ गया 1.44, यानी जेड मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम 1.44 क्या आया? लीटर पर मोल, है ना, लीटर पर मोल। मोलर वॉल्यूम का मतलब एक मोल का वॉल्यूम, तो यूनिट आ गया लीटर में, एंड पर मोल यानी एक मोल का वॉल्यूम लीटर पर मोल, है कि नहीं? तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मोल ऑफ रियल गैस इज प्रेजेंट इन ए कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 4 लीटर एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 11 atm प्रेशर। बी का वैल्यू दे दिया, वॉन डेर वाल गैस कांस्टेंट 2 होता है ना, ए और बी, उसमें बी का वैल्यू दे दिया 0.05 लीटर पर मोल। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ए, यानी दूसरा वाला जो वॉन डेर वाल गैस कांस्टेंट ए है उसको कैलकुलेट करना है। ऐसा क्वेश्चन कभी भी रियल गैस का देना जिसके ए की बात करें, बी की बात करें, प्रेशर की बात करें, टेम्परेचर की बात करें, नंबर ऑफ मोल की बात करें, तो कौन सा फार्मूला? बड़ा वाला फार्मूला यूज़ करना है बच्चे। बड़ा वाला फार्मूला क्या याद है सबको? याद होना चाहिए, P + AN² V - NB = nRT। ये फार्मूला अगर याद नहीं है तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। ये क्वेश्चन IIT में ऑलरेडी पूछ चुका है, ये IIT में आ चुका है, IIT का क्वेश्चन है। तो जैसे ही देखा कि ये जो है क्वेश्चन वो बड़े वाले फार्मूले पर है, उसी के सब पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन उसी के बारे में दिया हुआ है। तो फार्मूला पहले लिखोगे, P + AN² / V² V - NB = nRT। क्वेश्चन में हर चीज़ का वैल्यू दिया हुआ है, सिर्फ ए का वैल्यू नहीं दिया। ए का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। प्रेशर दिया 11 एटमॉस्फेयर, ए का वैल्यू नहीं पता। ए नंबर ऑफ मोल 2 मोल दिया, तो 2 दूना 4 डिवाइड बाई वी, वॉल्यूम दिया है 4 लीटर, तो 4 चौका 16, वैल्यू खाली पुट करते जाना है। वॉल्यूम दिया 4 लीटर, 4 - n नंबर ऑफ मोल 2, और बी का वैल्यू दिया है 0.05, है कि नहीं? = नंबर ऑफ मोल 2, आर का वैल्यू 0.0821 एंड टेम्परेचर मस्ट ऑलवेज बी इन केल्विन, 27 डिग्री सेल्सियस का मतलब 300 केल्विन। अब यहाँ से निकाल सकते हैं का वैल्यू, कैसे निकालो? सिंप्लीफाई कर लोगे, 11 + A/4 हो जाएगा, 4 4 जा 16, = इसको उधर लेते जाओ, 2 × 0.0821 × 300 डिवाइड बाई ये 0.1 हो जाएगा, तो 4 में से 0.1 जाएगा 3.9। बेसिकली इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई? ये जो वैल्यू आया 2 × 0.0821 × 300 डिवाइड बाई 3.9, थोड़ा कैलकुलेशन है, इसमें से -11 कर दोगे, ये प्लस से उधर माइनस हो गया, और जो भी आएगा इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर 6.5 अप्रॉक्सीमेटली आ जाता है। इसका यूनिट क्या होगा? ए का यूनिट बताया था, एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर एंड मोल का पावर -2, क्योंकि प्रेशर एटमॉस्फेयर में और वॉल्यूम लीटर में है। तो ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर ए रियल गैस एट स्टेट 1, P1 = 5 एटमॉस्फेयर, V1 = 10 लीटर, T1 27 डिग्री सेल्सियस एंड Z1 मतलब कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर दिया है 1.2। मतलब कोई एक रियल गैस है जिसमें P1 दे दिया, V1 दे दिया, T1 दे दिया और उसका कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर दे दिया। यही स्टेज 2 पर गया, जबकि प्रेशर वॉल्यूम सब चेंज हो रहा है। यानी P2 का वैल्यू हो गया 10 एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम का वैल्यू पूछता है कि स्टेज 2 पर क्या होगा, V2 पूछ रहा है। टेम्परेचर अब चेंज हो गया 127 डिग्री सेल्सियस हो गया और Z2 का वैल्यू 1.5 हो गया। तो वॉल्यूम कितना होगा? क्या चेंज नहीं करेगा इसमें? नंबर ऑफ मोल। कोई एक रियल गैस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है तो हर चीज़ चेंज कर रहा है, एक चीज़ चेंज नहीं कर रहा, उसका अमाउंट नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं कर रहा। तो ऐसे क्वेश्चन में जिसमें टेम्परेचर की बात करें, प्रेशर की बात करें, वॉल्यूम की बात करें, जेड की बात करें, तो कौन सा फार्मूला लगाना है? दिमाग में आ जाना चाहिए रियल गैस वाला फार्मूला, P = ZnRT, P = ZnRT। तो ये दिमाग में फार्मूला तुरंत आ गया, P = ZnRT। ये सिखाया था ना n मोल गैस के लिए। अब इसी फार्मूले को यहाँ पर लगाएंगे तो स्टेट 1 और स्टेट 2 पर फार्मूला लग जाएगा।
स्टेट 2 पर लगाओगे तो P2V2 इजकल टू Z2 nRT2। स्टेट 1 पर लगाओगे तो P1V1 इजकल टू Z1 nRT1। हर चीज़ चेंज कर रहा है, R तो कांस्टेंट होता ही होता है, नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं कर रहा। क्या करोगे, ये इक्वेशन नंबर इसको 1 कह लो और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लो और साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो। डिवाइड कर दो भाई, तो कॉमन टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर दिया 2 से, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट में हो गया P2V2 डिवाइड बाई P1V1 और राइट में हो गया NR कैंसिल होकर के Z2T2 डिवाइड बाई Z1T1। टेम्परेचर मस्ट ऑलवेज बी इन केल्विन। वैल्यू पुट करते हैं। P2 कितना है 10 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम V2 पता करना है। P1 कितना है 5 एटमॉस्फेयर, शुरुआत का वॉल्यूम कितना था 10 लीटर। Z2 का वैल्यू कितना है 1.5, टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस का मतलब केल्विन में कितना 400 केल्विन, 273 जोड़ते हैं तो टेम्परेचर हमेशा केल्विन में पुट करना है। Z1 का वैल्यू 1.2 एंड टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस का मतलब 300 केल्विन। ये 27 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना केल्विन 300 केल्विन और क्या। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, है कि नहीं। ये कुछ कैंसिल हो रहा है और कैंसिल होकर के सिंप्लीफाई होकर आपके पास आंसर कुछ मिल जाएगा। ये 10 कैंसिल कर देना, 5 को उधर ले जाना, डेसिमल को हटा देना, तो ये देखो 0 0 0 0 ये भी कैंसिल हट गया। तो V2 का वैल्यू ये हो गया 15/12, 3 से कैंसिल हो रहा है तो 3 पचे 15, 3 चौका 12 बटा ऊपर में 4 नीचे में 3 और ये 5 नीचे में आ जाएगा, ऊपर में सॉरी मल्टीप्लाई हो गया। तो आपके पास आंसर क्या हो गया, 4 4 कैंसिल हो गए 25 एंड डिवाइड बाई 3 इतना लीटर, ये आंसर आ गया। यही आंसर हो गया। यानी बेसिकली आपने इसको सॉल्व कर लिया और फाइनल वॉल्यूम उस रियल गैस का मिल गया। अगर ये क्वेश्चन आइडियल गैस का होता तो क्या लगाते, PV इक्वल टू NRT, यानी P2V2 इक्वल टू NRT2, P1V1 इक्वल टू NRT1 वो लगता। बस यहाँ जो क्वेश्चन है वो रियल गैस का है तो फार्मूला उसी के जैसा है, बस Z लग गया। आइडियल गैस के लिए अगर होता तो Z का वैल्यू 1 होता है। अगला क्वेश्चन है फॉर ए गैस Z इज ग्रेटर देन 1, तो कैसा गैस होगा, रियल गैस। Z का वैल्यू यदि 1 से डिफरेंट है तो रियल गैस ही तो होगा। देन इट्स मोलर वॉल्यूम एट STP पर मोलर वॉल्यूम क्या होगा। STP का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या STP पर 1 मोल का वॉल्यूम आइडियल गैस के लिए तुम्हें पता है कितना होता है, पता है तभी ये क्वेश्चन होगा 22.4 लीटर। ये क्वेश्चन मैं फिर से कर रहा हूँ, ये IIT में भी पूछ चुका है और नीट में भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है, IIT एडवांस में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, घुमा फिरा करके ये क्वेश्चन देते ही रहता है। ये बेसिक डिफिनीशन पर क्वेश्चन है कि मोलर वॉल्यूम रियल गैस का जो होगा, यदि Z का वैल्यू 1 से उसका बड़ा है तो STP पर कितना होगा 22.4 के बराबर होगा, उससे छोटा होगा उससे बड़ा होगा। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। देखो भाई Z का जो फार्मूला होता है क्या होता है, मोलर वॉल्यूम ऊपर में किसका, रियल गैस का, डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम नीचे में किसका, आइडियल गैस का। लेकिन आइडियल गैस का STP पे मोलर वॉल्यूम तो तुमको पता है 22.4, ये तो थ्योरी पढ़े हैं आप लोगों ने, पढ़ा है, मोल कॉन्सेप्ट में ही पढ़ाया था मैंने। और मोलर वॉल्यूम रियल गैस का ये पूछता है, लेकिन ये भी कह रहा है कि Z का वैल्यू 1 से बड़ा है। इट इज़ ये जो आपने लिखा Z का वैल्यू बाय डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन से कहता है कि 1 से बड़ा है, तो मोलर वॉल्यूम विल बी ग्रेटर देन 22.4 लीटर। ये कहीं पर ऑप्शन में है, यही आंसर हो गया। 22.4 लीटर से बड़ा होगा मोलर वॉल्यूम, बी ऑप्शन सही हो गया। अगर यही Z का वैल्यू 1 से कम होता तो लेसर देन कर देते, तो मोलर वॉल्यूम लेसर देन 22.4 लीटर होता। यानी इसी क्वेश्चन को इधर उधर घुमा करके पूछते रहता है, कभी Z का वैल्यू 1 से बड़ा कर देगा और कभी Z का वैल्यू 1 से छोटा कर देगा। अगर Z का वैल्यू 1 के बराबर कर दे तो फिर वो तो आइडियल गैस की तरह बिहेवियर हो गया, या कहो आइडियल गैस ही हो गया। तो उस केस में Z का वैल्यू 1 हो जाएगा। आइडियल गैस के लिए Z का वैल्यू 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 5, ये जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ IIT के सब्जेक्टिव में एक बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है।
ये भी IIT एडवांस के सब्जेक्टिव, पहले सब्जेक्टिव पेपर होता था ना, उसमें एक क्वेश्चन आ चुका है। बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि 2-3 कॉन्सेप्ट को मिला करके पूछा है। डिफ्यूजन में मिला दिया, ये अभी जो हम लोगों ने रियल गैस पढ़ा उसको भी मिला दिया, तो 2-3 कॉन्सेप्ट को मिला करके क्वेश्चन पूछा है। क्या कहता है भाई? क्वेश्चन में कहता है रेट ऑफ एफ्यूजन, एफ्यूजन कहो डिफ्यूजन कहो, रेट के बात में अगर हम रेट के तरह की अगर बात करते हैं तो रेट ऑफ एफ्यूजन बोलो, रेट ऑफ डिफ्यूजन बोलो, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है कि नहीं? तो रेट ऑफ एफ्यूजन ऑफ ए वेपर इज 4/3 टाइम्स द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ प्योर O2 गैस। कहीं एफ्यूजन लिख दिया, कहीं डिफ्यूजन लिख दिया, उससे कोई मतलब नहीं है, बस बताया था कि पोर के साइज का फ़र्क होता है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कहो, रेट ऑफ एफ्यूजन कहो, मैथमेटिकली यानी कि फाइनल आंसर तुम्हारे पास लैंग्वेज के हेर फेर से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो किससे कंपेयर किया? रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए वेपर इज 4/3 टाइम्स द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ प्योर O2 गैस। प्योर O2 गैस के रिस्पेक्ट में एक वेपर जो है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कहता है कि 4/3 गुना है अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। और क्या दिया हुआ है? डेंसिटी दे दिया उस वेपर का 0.36 kg/m³। ये इन्फॉर्मेशन दिया। क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज इट्स मोलर मास, मोलर मास कितना होगा? तो रेट ऑफ डिफ्यूजन वाला कंपेयर करके यहाँ से मोलर मास मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कैलकुलेट इट्स मोलर वॉल्यूम एंड जेड। तो चलो पहले जो क्वेश्चन उसको स्ट्राइक करते हैं, है कि नहीं? देखो भाई, क्वेश्चन का ये पार्ट रेट की बात करता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करता है। तो रेट किसका? वेपर का, यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन वेपर का। और नीचे में रेट ऑफ डिफ्यूजन किससे कंपेयर कर रहा है? प्योर O2 गैस से। तो क्या करोगे? सिखाया था, यहाँ प्रेशर वाला टर्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अंडर सिमिलर कंडीशन की बात कर रहा, तो पी और पी क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो मोलर मास ऊपर में O2 का। ऐसा क्वेश्चन, ऐसा न्यूमेरिकल तो बहुत ज़्यादा किए हो। नीचे में मोलर मास किसका? वेपर का। ये कहता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन वेपर का है O2 के रिस्पेक्ट में 4/3 गुना, 4/3 टाइम्स, 4/3 टाइम्स। लेकिन मोलर मास O2 का तो आपको पता है, अभी लिख ही लेते हैं, 4/3 बाद में लिख लेंगे। मोलर मास O2 का कितना? 32। और मोलर मास वेपर का ये हमें पता नहीं है। और ये कहता है रेट ऑफ डिफ्यूजन वेपर का जो है ना O2 के रिस्पेक्ट में 4/3 टाइम्स है। तो 4/3 लिख दिया, इसका रेट इसके रिस्पेक्ट में 4/3 टाइम्स है। जैसा कह रहा है क्वेश्चन में लिख दिया। जो जो कहता है वैसे वैसे अगर क्वेश्चन में लिख दो तो न्यूमेरिकल तो ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। अब इधर भी स्क्वायर कर देंगे, इधर भी स्क्वायर कर देंगे और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास मोलर मास वेपर का मिल गया बच्चे, मोलर मास वेपर का मिल गया कितना? 18 ग्राम पर मोल। ये किसका होता है? पानी का, यानी वाटर वेपर है। ये मत पूछना कि ये कैसे करेंगे, इधर भी स्क्वायर कर देना, इधर भी स्क्वायर करना। ये 32 बटा मोलर मास वेपर का हो जाएगा, 4 का 16/9 हो जाएगा। सॉल्व कर लेना, तो आ गया 18 ग्राम पर मोल, मोलर मास आ गया। क्वेश्चन का बी पार्ट कैलकुलेट इट्स मोलर वॉल्यूम एंड जेड्स। अब बी पार्ट करते हैं कि मोलर वॉल्यूम। अच्छा ये बताओ कि मोलर वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? मोलर वॉल्यूम का मतलब 1 मोल का वॉल्यूम, यानी बेसिकली वॉल्यूम ही है बस 1 मोल का। तो वॉल्यूम आप कैसे निकालते हैं? यदि मास पता है तो ऊपर में मास लिखते हो, है कि नहीं, और डिवाइड करते हैं डेंसिटी से। तो मास अपॉन डेंसिटी जो होता है वो वॉल्यूम देता है। यदि यही अगर 1 मोल का वॉल्यूम निकालना है तो 1 मोल का मास लेंगे। 1 मोल के मास को क्या बोलते हैं? मोलर मास, है ना? इंटरेस्टिंग, ऐसे सोचोगे। 1 मोल के मास को मोलर मास कहेंगे। एक ही मोल क्यों लिया? क्योंकि मोलर वॉल्यूम की बात करें, मोलर वॉल्यूम का मतलब 1 मोल का वॉल्यूम। तो मोलर मास आपने निकाल लिया ना 18 ग्राम पर मोल। और डेंसिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है, किस में दिया? kg/m³। देखो kg/m³ का हो या ग्राम पर लीटर का हो, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों सेम होता है। जहाँ पर यूनिट समझाया था वहाँ पर जाकर देखना, ग्राम पर लीटर या kg/m³, दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता है। तो यहाँ पर हम ग्राम पर लीटर में रखते हैं ताकि डायरेक्टली हमारे पास आंसर जो है लीटर में आ जाए। मोलर मास कितना बच्चे? 18 ग्राम पर मोल ग्राम में। और डेंसिटी कितना? 0.36 ग्राम पर लीटर। तो ग्राम ग्राम कैंसिल होकर के लीटर पर मोल आ जाएगा, यानी बेस के लिए आ गया 50 लीटर पर मोल, यानी 1 मोल का वॉल्यूम 50 लीटर। ये मोलर वॉल्यूम हो गया, इज़न्ट इट? और क्या पूछता है? कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड के लिए हमारे पास फार्मूला है ना बच्चे, क्या फार्मूला? PVM/RT।
अब प्रेशर का वैल्यू आपको पास पता है, प्रेशर का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, टेम्परेचर और प्रेशर की बात नहीं दिया हुआ था। एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm इट वॉज गिवन। टेम्परेचर और प्रेशर दिया रहेगा तभी जेट का वैल्यू आएगा। अब जेट का वैल्यू पूछता है, प्रेशर दे दिया 1 एटमॉस्फेयर है और टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है कि नहीं। तो प्रेशर आपने पुट कर दिया 1 एटमॉस्फेयर और मोलर वॉल्यूम तो मिल ही गया है 50 लीटर। नीचे में क्या आर का वैल्यू 0.0821 एंड टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना 300 केल्विन। टेम्परेचर मस्ट ऑलवेज बी इन केल्विन, तो 300। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर जेड का वैल्यू मिल जाएगा। अब ये जेड का वैल्यू जो आएगा, जो भी आए कैलकुलेट करने से जो भी वैल्यू आएगा जेड का, या तो 1 से बड़ा होगा या तो 1 से छोटा होगा। यदि जेड का वैल्यू 1 से बड़ा है तो रिपल्सिव फोर्सेस आर डोमिनेटिंग, और जेड का वैल्यू अगर 1 से छोटा है तो कौन डोमिनेट करेगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेटिंग। तो ये भी दिमाग में होना चाहिए। हो सकता है क्वेश्चन ये भी पूछता कि विच फोर्सेस आर डोमिनेटिंग, तो जेड का वैल्यू 1 से बड़ा तो रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करता है, और जेड का वैल्यू 1 से छोटा होता है तो अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करता है। ये सब याद रखने वाली बात होती है, नोट कीजिए इसको। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच O2 बिहेव्स आइडियली, जिसमें ए का वैल्यू और बी का वैल्यू O2 गैस के लिए दे दिया। कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि कोई गैस कब आइडियली बिहेव करेगा, इसका मतलब वो बॉयल्स टेम्परेचर पूछ रहा है। सिखाया था बॉयल्स टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पर कि एक रियल गैस आइडियली बिहेव करता है कि नहीं, याद है। तो बेसिकली कभी भी ऐसा लैंग्वेज कहे ना कि वह टेम्परेचर बताओ जहां पर कि यह गैस आइडियली बिहेव करेगा, जबकि उसका ए और बी का वैल्यू ये है, अर्थात तुमसे पूछ रहा है बॉयल्स टेम्परेचर। देखो यहाँ पर नहीं लिखा बॉयल्स टेम्परेचर, ये आपको सोचना है। यानी बेसिकली यहाँ पर आपसे पूछ रहा है बॉयल्स टेम्परेचर, टीबी का वैल्यू क्या होगा। अब बॉयल्स टेम्परेचर का एक फार्मूला था भाई, क्या फार्मूला, A/RB। ए का वैल्यू पता है 8.21 और आर का वैल्यू 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर में ही सब चीज़ है, और बी का वैल्यू भी दिया है क्वेश्चन में 0.05। सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ गया 2000 केल्विन के बराबर। यानी 2000 केल्विन वह टेम्परेचर हुआ O2 गैस के लिए जहाँ पर कि यह गैस O2 गैस आइडियली बिहेव करेगा। कर लोगे ना इसको सॉल्व, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर वाला कैंसिल हो गया, ये 500/5/100 हो जाएगा, तो 20 एंड मेथड बाई 100 दैट इज इक्वल टू 2000 केल्विन, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ B फॉर Hg लिक्विड गिवन डेंसिटी। डी का मतलब डेंसिटी किसका, Hg का 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एटॉमिक मास, At का मतलब एटॉमिक, मैंने शॉर्ट में लिखा है, एटॉमिक मास Hg का 200 के बराबर है। क्या पूछता है, B का वैल्यू पूछता है। ये एकदम बिल्कुल बेसिक पर क्वेश्चन है। यदि आपका बेसिक क्वेश्चन, बेसिक जो प्रिंसिपल है वो क्लियर नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो ये क्वेश्चन फिर टफ हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। देखने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन अगर बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक जो कॉन्सेप्ट वो क्लियर नहीं है आपका कि बी होता क्या है, किसके बराबर होता है, किसको कहते हैं, तो ये न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व नहीं होगा, है कि नहीं। ये बी क्या होता था, इफेक्टिव वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ ए गैस। पहले इसको ध्यान में रखना है, ये जो बी होता था ना वो इफेक्टिव वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस होता है, ध्यान रखना है। इसको को वॉल्यूम या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी कहते हैं, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या को वॉल्यूम। इफेक्टिव वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस था। तो अब गैस तो यहाँ पर है नहीं, Hg लिक्विड है, लेकिन बेसिक डिफिनेशन वही रहेगा, 1 मोल ऑफ पार्टिकल कह लो, मॉलिक्यूल, या पार्टिकल है तो पार्टिकल, यहाँ पर पार्टिकल है, Hg को हम पार्टिकल कह दिए, इजंट इट। तो बेसिकली बी का वैल्यू क्या हो गया, होता है 4 × 4/3 πr³ मल्टीप्लाइड बाई एवोगाड्रो नंबर। तो 4 के बाद जो लिख रहे हो बेसिकली है क्या, 1 मोल का वॉल्यूम, वॉल्यूम एक्चुअल वॉल्यूम बेसिकली ऑफ 1 मोल पार्टिकल।
यानी अपने वॉल्यूम का 4 गुना जगह ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है एक पार्टिकल। तो 1 मोल पार्टिकल का जो वॉल्यूम होगा उसका 4 गुना आप जो मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, वो इफेक्टिव वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ पार्टिकल हो गया, जो कि बी कहलाता है। तो बी यहाँ से मिल जाएगा। अब 4 है और ये वॉल्यूम 1 मोल का। वॉल्यूम कैसे निकालते हो? मास अभी सिखाया था, डिवाइड बाय क्या? डेंसिटी। लेकिन 1 मोल का वॉल्यूम है इसलिए मास को क्या बोल देंगे? मोलर मास। या तो एटॉमिक मास दिया। एटॉमिक मास और मोलर मास का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होता है। 1 मोल का मास कैलकुलेट करने पर यही आएगा 200, बस यूनिट हो जाएगा ग्राम पर मोल। तो 4 लिखा, मोलर मास यही 200 हो गया, 200 क्या? ग्राम पर मोल। डेंसिटी दिया हुआ है तुम्हारे पास 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर क्यूब या ml कहो, पर मोल में आ जाएगा। 1 मोल का इफेक्टिव वॉल्यूम वही भी होता है। निकालोगे तो आ जाएगा 58.8 ऐसा कुछ, 88 इतना क्या सेंटीमीटर क्यूब पर मोल, 1 मोल का वॉल्यूम। यही बी का वैल्यू आपका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एकदम बिल्कुल जो आपने रियल गैस की थ्योरी पढ़ा उस पूरी थ्योरी को यहाँ पर पूछ लिया। ये आईआईटी 2007 में ये जो क्वेश्चन आया था वो आईआईटी 2007 के एडवांस में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका किसी एक पार्ट को लेकर के किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो बढ़िया से देखोगे, एकदम बेसिक प्रिंसिपल जो हम लोगों ने रियल गैस का पढ़ा सब पूछ लिया। इसमें गैस कुछ लिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में 2 कॉलम है, मैच द कॉलम है, एक का एक से ज़्यादा आंसर हो सकता है। तो पहला में H2 गैस है, फिर H2 गैस है, CO2 गैस है, रियल गैस, ऐसे 4 तरह का आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया। और राइट में जेड का वैल्यू दिया, अट्रैक्टिव फोर्स है कि रिपल्सिव फोर्स है, पी = एनआरटी लगेगा कि नहीं लगेगा, कौन नेग्लेक्ट होगा, ए नेग्लेक्ट होगा कि बी नेग्लेक्ट होगा, यानी सारा जो हम लोगों ने पढ़ा था उस पर एक क्वेश्चन है। चलो भाई शुरू करते हैं। क्वेश्चन का ए पार्ट, H2 गैस से प्रेशर 200 एटमॉस्फेयर, क्या बताया था? ये 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर बहुत ज़्यादा है कि बहुत कम है? बहुत ज़्यादा, हाई प्रेशर हो गया, हाई प्रेशर हो गया। जितना भी कर्व हम लोगों ने खींचा था 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन पर ही वो ग्राफ खींचा था। तो हाई प्रेशर पर हम लोगों ने देखा था कि हाई प्रेशर पर ए का वैल्यू नेग्लेक्ट हो जाता है, P + AN² में ए नेग्लिजिबली स्मॉल, प्रेशर बहुत बड़ा, ए बहुत छोटा, तो AN² जो है नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा? PV - NB = nRT। प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो वॉल्यूम छोटा, बी भी बहुत छोटा, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट नहीं होता, यानी हाई प्रेशर पर ए नेग्लेक्ट हो जाता है। हाई प्रेशर पर ए नेग्लेक्ट हो जाता है। तो ए का ऑप्शन के लिए आंसर जो आएगा क्या आएगा? एक तो आंसर आएगा एस, ये पढ़ाया है थ्योरी में भाई, बढ़िया से देख लेना। और क्या, अब चूंकि रियल गैस है और बी नेग्लेक्ट नहीं हो रहा, सिर्फ ए नेग्लेक्ट हो रहा है, तो जेड का वैल्यू 1 के बराबर तो नहीं होगा, यानी पी भी सही है। एस और पी अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट नहीं करेगा क्योंकि ऐसे केस में जेड का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाता है, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करता है। पी भी = एनआरटी भी नहीं लेगा क्योंकि जेड का वैल्यू 1 के बराबर है नहीं। तो 2 आंसर हुआ बी। कौन सा गैस है? H2 गैस है। अब H2 गैस के लिए P टेंड्स टू 0 है, P टेंड्स टू 0 है, यानी कि प्रेशर टेंड्स टू 0 का मतलब मोलर वॉल्यूम टेंड्स टू इनफाइनाइट। सिखाया था प्रेशर जब टेंड्स टू 0 होता है, नोट्स में जाकर देखना, पीछे में वीडियो जाकर के, प्रेशर टेंड्स टू 0 मतलब मोलर वॉल्यूम टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो ऐसे केस में मोलर वॉल्यूम टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसका मतलब ये होता है। तो अगर मोलर वॉल्यूम टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो यहाँ पर ए भी नेग्लेक्ट हो जाता है और बी भी इन द लिमिट ऑफ लार्ज मोलर वॉल्यूम भी इसको कहते हैं। तो ऐसे केस में ना ए और बी दोनों ही नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो ए और बी दोनों नेग्लेक्ट होगा तो आंसर क्या हो गया भाई? गैस आइडियली बिहेव करेगा। ऐसे केस में गैस आइडियली बिहेव करता है तो कहीं पर है पी भी = एनआरटी, आर ऑप्शन हो गया, और तो कोई है ही नहीं। ये रियल गैस के लिए, रियल गैस के लिए, रियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए सिर्फ पी भी = एनआरटी है। चलो भाई सी की बात करते हैं। CO2 1 एटमॉस्फेयर, क्या बताया था? 1 एटमॉस्फेयर के आसपास वाला प्रेशर छोटा प्रेशर होता है। तो CO2 के लिए कर्व लोअर प्रेशर पर नीचे से गुजरता है, यानी जेड का वैल्यू 1 से कम होता है, यानी यहाँ पर जेड का वैल्यू 1 से कम होगा लोअर प्रेशर पर CO2 के लिए।
और जेड का वैल्यू 1 से कम का मतलब क्या, पहली बात तो ये रियल गैस है ही नहीं, तो इसके आंसर की बात सोचते हैं। आंसर इसका क्या क्या हो सकता है, आंसर इसका होगा कि जेड का वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगा, यानी पी वाला ऑप्शन तो होगा ही होगा। और जेड का वैल्यू 1 से कम होता है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेटिंग, तो एक आंसर पी हुआ, क्यू भी हुआ, अट्रैक्टिव फोर्स आर डोमिनेटिंग। और यहां पर जबकि लार्ज मोलर वॉल्यूम होता है तो बी नेग्लेक्ट होता है कि नहीं, तो यहां पर बी कहीं पर नेग्लेक्ट नहीं हो रहा, यानी 2 आंसर तुम्हारे पास हो गया। डी वाला रियल गैस विथ लार्ज मोलर वॉल्यूम, मैंने बोला था कि ये आईआईटी में जरूर पूछता है, इन द लिमिट ऑफ लार्ज मोलर वॉल्यूम की बात करें या लार्ज मोलर वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम टेंड्स टू इनफाइनाइट कहे या पी टेंड्स टू 0 कहे, सब बात क्या है, सेम है। तो ऐसे केस में ना मोलर वॉल्यूम टेंड्स टू इनफाइनाइट जब होता है तो ये वाला केस वही हो गया जो बी वाला केस था, प्रेशर टेंड्स टू 0। तो ऐसे केस में एक रियल गैस आइडियली बिहेव करता है, तो आइडियल गैस का मतलब पी इक्वल टू एनआरटी। कौन ऑप्शन हो गया, आर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही आपसे पूछ लिया। रियल गैस का अगला जो टॉपिक है ये सिर्फ मैं पढ़ाने जा रहा हूं आईआईटी एडवांस की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी दिस टॉपिक इज स्पेसिफिकली फॉर आईआईटी एडवांस्ड प्रिपरेशन। मैं साफ कह देना चाह रहा हूं, जो बच्चे सिर्फ जेईई मेंस के लिए हैं या फिर नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं इस टॉपिक को नहीं देखेंगे, ये टॉपिक आपसे नहीं पूछेगा। थोड़ा सा टफ है मैथ्स से, थोड़ा सा मैथ्स का एप्लीकेशन है इसमें। विरियल इक्वेशन कहते हैं इसको, यानी ये जो रियल गैस का इक्वेशन वान डर वाल साहब ने दिया था, फार्मूला क्या था, P + AN² अपॉन V², V - NB इक्वल टू nRT। उसी फार्मूले को इस तरह से लिख सकते हैं। एक डिफरेंट तरीका है, उसी वान डर वाल गैस इक्वेशन को लिखने का एक और तरीका है जिसको कि विरियल इक्वेशन कहते हैं, और वो फॉर्मेट जो है, वो तरीका जो है कुछ इस तरह से, जेड मतलब क्या, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर इक्वल टू A + B अपॉन VM + C अपॉन VM का स्क्वायर + D अपॉन VM का पावर 3, इस तरह से इनफाइनाइट तक जाएगा ABCDE, और नीचे में VM का पावर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ये ABCD ये सब है क्या, ये सब कांस्टेंट है ABCD, जिसका कि वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो इस फॉर्मेट में यदि उस वान डर वाल गैस इक्वेशन को लिखा जाता है तो उसको हम लोग विरियल इक्वेशन के नाम से पुकारते हैं। अब चलो भाई इसका डेरिवेशन करते हैं, देखोगे सब ध्यान से। तो 1 मोल गैस लिया, मोलर वॉल्यूम है तो 1 ही मोल गैस लेना पड़ेगा, तो 1 मोल रियल गैस लिया, तो 1 मोल गैस के लिए हमारे पास फार्मूला है P + A अपॉन VM², VM - B इक्वल टू RT। बहुत बार लिखा इस फार्मूले को। तो प्रेशर को इधर ही रहने दिया, VM - B को इधर ले गए तो RT/VM - B हो गया, डिवाइड कर दिया, और ये प्लस वाला इधर जाके माइनस हो गया, यानी प्रेशर एज ए फंक्शन ऑफ VM एंड T कर लिया। उसके बाद क्या किया कि लेफ्ट में भी VM अपॉन RT से मल्टीप्लाई किया और राइट में भी VM अपॉन RT से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया PVM अपॉन RT। ये RT से डिवाइड कर दिया, VM अपॉन RT से अगर मल्टीप्लाई करो तो RT से डिवाइड होकर क्या होगा, RT कैंसिल हो गया, VM ऊपर चला गया, और A अपॉन VM² को VM अपॉन RT से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा A अपॉन VM RT। अब PVM अपॉन RT को क्या बोलते हैं, जेड कहते हैं। और ये वाला देखो थोड़ा सा मैथ से, VM डिवाइड बाई VM - B है, इसी को ये जो लिखा ना, नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे कर लो, यानी VM - B एंड डिवाइड बाई VM अगर करो तो इसका पावर क्या हो जाएगा, -1। तो इन दोनों में कोई फर्क नहीं रहा। अब क्या करते हैं कि VM को VM से डिवाइड कर दिया तो 1 हो जाएगा, और -B अपॉन VM, यानी इसी को सिंप्लीफाई करके ये लिख सकते हैं, मतलब इस टर्म को हम ये वाला टर्म लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इज़न्ट इट। और फिर ये वाला -A अपॉन VM RT कर दिया। अब इसको एक्सपेंड करना है, देखो ये जो लिखा हुआ है ना, थोड़ा सा मैथ से इसमें 1 - B अपॉन VM सिखाया था कि B का वैल्यू बहुत छोटा होता है, तो बेसिकली हमारे पास एक बाइनोमियल इंडेक्स के लिए एक्सपेंशन होता है मैथ्स में, वो इस तरह से होता है 1 - x, है कि नहीं, 1 - x और इसका पावर -1। ये, और यदि x का वैल्यू 1 से कम है, x का वैल्यू फ्रैक्शनल वैल्यू है 1 से कम है, तो एक्सपेंशन इस तरह से होता है 1 + x + x² + x3, इस तरह से इनफाइनाइट तक जाता है। तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन
जहाँ की x का वैल्यू 1 से कम होता है, x का वैल्यू 1 से कम होता है, इस तरह से एक्सपेंशन होता है। ये मैथ से थोड़ा सा है कि नहीं, इसी का यहाँ पर इस्तेमाल यूज़ किया गया है। यहाँ देखो 1 माइनस बी अपॉन वी एम को x कह दिया, और b अपॉन वी एम जिसको x कह रहे हैं उसका वैल्यू x से बहुत छोटा होगा, तो 1 माइनस एक्स को एक्सपेंड कर दिया तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x3, इस तरह से इनफाइनाइट तक जाएगा। बस x के जगह पर पुट करें b अपॉन वी एम, b अपॉन वी एम, b अपॉन वी एम, और फिर ये लास्ट वाला टर्म माइनस a अपॉन वी एम आर टी। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया, b अपॉन वी एम में 1 अपॉन वी एम है और यहाँ पर भी 1 अपॉन वी एम है, यानी दूसरा वाला जो टर्म है 1 अपॉन वी एम यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लिया 1 अपॉन वी एम, तो यहाँ से आ गया b और यहाँ से आ गया माइनस a अपॉन आर टी। उसके बाद फिर ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म इनफाइनाइट तक जाएगा, यानी बी स्क्वायर अपॉन वी एम स्क्वायर प्लस बी का पावर 3 डिवाइड बाई वी एम क्यू प्लस बी का पावर 4 डिवाइड बाई वी एम का पावर 4, इनफाइनाइट तक इस तरह से जाएगा। तो इस तरह से एक फॉर्मेट जो आपके पास मिला जेड का वो इस तरह से आया, 1 जो कि a के बराबर है, देखो कांस्टेंट a, और नीचे में वी एम, और ये ऊपर में क्या b माइनस ए अपॉन आर टी, ये किसके बराबर है b के बराबर, यानी ये a हो गया और b के जगह पर b माइनस ए अपॉन आर टी हो गया, फिर c के जगह पर b स्क्वायर हो गया, d के जगह पर b का पावर 3 हो गया। तो इसी फॉर्मेट में आपके पास z का वैल्यू आ गया, यानी कि वांडर वाल गैस इक्वेशन लिखा जा चुका है इसी फॉर्मेट में। इसी को हम लोग वेरियल इक्वेशन के नाम से पुकारते हैं। अब IIT एडवांस में इससे क्वेश्चन पूछ चुका है। क्या पूछा था भाई कि ये जो आप कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर इस तरह से आप लिखते हैं, इक्वेशन दे दिया, इस तरह से अगर लिखा जाए इस फॉर्मेट में तो b का वैल्यू बताओ। इस b का वैल्यू पूछा था, तो इस b का वैल्यू क्या है, b बेसिकली सेकेंड वेरियल कॉफिशिएंट है। ये जो a है, b है, c है, d है, ये सब वेरियल कॉफिशिएंट है। ये पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला। तो ये जो 1 हुआ a के बराबर हुआ फर्स्ट वेरियल कॉफिशिएंट, और ये जो कैपिटल b की बात करें, स्मॉल b नहीं कैपिटल b जो कांस्टेंट है वो किसके बराबर, स्मॉल b माइनस ए अपॉन आर टी, इसको कहते हैं सेकेंड वेरियल कॉफिशिएंट। यही b का वैल्यू IIT में पूछा था। फिर c का वैल्यू क्या, c का वैल्यू कंपेयर करो b स्क्वायर के बराबर, d का वैल्यू क्या होगा b का पावर 3। इस तरह से फर्स्ट वेरियल कॉफिशिएंट, सेकेंड वेरियल कॉफिशिएंट, थर्ड वेरियल कॉफिशिएंट का वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाता है। तो इस फॉर्मेट में यदि इक्वेशन को लिखा जाता है वांडर वाल गैस इक्वेशन को, तो उसको कहते हैं वेरियल इक्वेशन। यही वेरियल इक्वेशन है कि नहीं। अब इसी वेरियल इक्वेशन से एक टेम्परेचर बॉयल्स टेम्परेचर था, उसको हम लोग निकाल सकते। बॉयल्स टेम्परेचर वह टेम्परेचर था जो कि लो प्रेशर रीजन में एक टेम्परेचर ऐसा होता है जहां पर कि एक रियल गैस आइडियली बिहेव करता है। तो लो प्रेशर रीजन भाई प्रेशर का वैल्यू कम है तो वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी वीएम का स्क्वायर और भी ज़्यादा होगा। तो मतलब क्या 1 अपॉन वी एम स्क्वायर निग्लिजिबली स्मॉल होगा, नीचे वाला वैल्यू बढ़ते जा रहा है, वी एम स्क्वायर बड़ा, वी एम का पावर 3 और भी बड़ा, यानी वी एम का पावर जितना ज़्यादा होगा वो वैल्यू उतना बड़ा होगा और उसका रेसिप्रोकल उतना छोटा होगा। यानी कि अगर लोअर प्रेशर रीजन है तो ये जो हायर टर्म्स है 1 अपॉन वी एम स्क्वायर, 1 अपॉन वी एम का पावर 3, 4, 5, 6 ये सब क्या होगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा, नेग्लिजिबली स्मॉल हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ है इन लो प्रेशर रीजन वी एम विल बी वेरी हाई एंड 1 अपॉन वी एम का पावर 2, वी एम का पावर 3 इट विल बी एक्सट्रीमली लो एंड कैन बी नेग्लेक्टेड, है कि नहीं। हायर टर्म्स जितने भी हो नेग्लेक्ट हो जाएंगे। तो ये वाला इक्वेशन ना इधर नेग्लेक्ट होकर बचेगा क्या, ये वाला z इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन वी एम b माइनस ए अपॉन आर टी, इधर तो नेग्लेक्ट हो गया, है कि नहीं। अब ये हायर टर्म्स नेग्लेक्ट हो गए, ध्यान से देखोगे, और बॉयल्स टेम्परेचर जहां पर कि गैस को आइडियली बिहेव करना है तो z का वैल्यू कितना होगा 1। तो z का वैल्यू 1 हो तो ये 1 और 1 आपस में कैंसिल होकर के ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 0। इसको 0 होने के लिए इस टर्म को 0 होना पड़ेगा, यानी बॉयल्स टेम्परेचर पर ये वाला टर्म 0 होगा, ये सब तो ऑलरेडी नेग्लेक्ट हो गया, तो ये वाला टर्म 0 होगा तभी z का वैल्यू 1 होगा, आइडियली बिहेव करेगा। तो इस टर्म का वैल्यू 0 करने के लिए हमने b माइनस ए अपॉन आर टी का वैल्यू 0 किया, यहाँ से एक टेम्परेचर का वैल्यू आ गया a अपॉन आर बी। इसी को कहते हैं बॉयल्स टेम्परेचर, जो कि हम लोगों ने पीछे में डिराइव किया था a अपॉन आर बी। बॉयल्स टेम्परेचर एक टेम्परेचर जिस पर कि एक रियल गैस आइडियली बिहेव करती है कि नहीं। तो ठीक है, इसको जो एडवांस की तैयारी कर रहे हैं उसको एक बार बढ़िया से देख लोगे, एक बार खुद से लिख करके भी देख लोगे, और खास करके जो वेरियल कॉफिशिएंट है उसका वैल्यू क्या होता है बढ़िया से देख लोगे।